नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। तो आज की इस कक्षा में इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू पर जो चर्चा हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा उसी पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको चैप्टर 1 जो है पढ़ाया था और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इकोनॉमिक रिव्यू का दिया था। कुछ बेसिक चीज़ें हमने महामारी को लेकर के जो प्रयास भारत में किए गए थे उन पर चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम प्रयास करेंगे राजकोषीय विकास को समझने की। ठीक है। तो कैसे फिस्कल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर पिछले 1 वर्ष के दौरान हुआ है, किस किस प्रकार से सरकार को आय हुई है, कैसे सरकार को पैसा देना पड़ा है और फाइनली हमारा बैलेंस किस तरह से रहा है, कितना ऋण हमें लेना पड़ा है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत किए। समय आपके पास भी कम है। तो आज की इस कक्षा में जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं, जो इसका हेडिंग है वो है राजकोषीय विकास या फिस्कल डेवलपमेंट। तो बेसिकली आज की पूरी कक्षा की जो चर्चा है ना, ये आपके महामारी से पहले की स्थिति और महामारी से बाद की स्थिति, इन दोनों पर, महामारी से पहले हमारी क्या स्थिति थी और महामारी के बाद में हमारी क्या स्थिति हो गई, इन पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था में गिरावट हमने देख ली थी पिछली कक्षा में कि कैसे वी शेप की जो है रिकवरी हमारी अर्थव्यवस्था ने की। अचानक से मार्च 2020 के बाद में जो जून 2020 की तिमाही थी उसमें बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था गिरी और फिर तेज़ी से ही अर्थव्यवस्था ने वापस से रिकवरी भी की। ये हमने देख लिया था। लेकिन इस रिकवरी के दौरान सरकार के भी कुछ कदम रहे जिन कदमों की वजह से ये रिकवरी संभव हो पाई। विशेष रूप से सरकार ने इस दौरान सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि की। IAS 2020 का जो पेपर आया प्रीलिम्स का, उसमें एक प्रश्न भी पूछा गया था कि मंदी की अवस्था में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम उठाना सर्वोत्तम होगा। और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे कि सरकार द्वारा टैक्सेस में वृद्धि की जाए और सब्सिडीज में कमी की जाए, या इस तरह के कुछ उदाहरण थे। उनमें से एक ऑप्शन था कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाए। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ महामारी के आने के तुरंत बाद ही जो है सरकार के द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज की व्यवस्था की गई थी। इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान, इस तरह के कुछ जो है अभियान चलाए गए थे जिनसे सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि की गई। सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं? ऐसे सभी व्यय जिनके माध्यम से सरकार जो है अपनी जनता के कल्याण और विभिन्न प्रकार के जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करती है, वो अमूमन सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत माने जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए सरकार ने जो है यहाँ पर प्रयास किया अपनी तरफ से। गवर्नमेंट और RBI दोनों ने मिलकर के कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया है। और ये जो 30 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन था, ये देश की जो नेशनल GDP है उसका 15% है। ठीक है। तो पहला कदम तो सरकार ने क्या उठाया, गवर्नमेंट ने और RBI दोनों ने मिलकर के और 30 लाख करोड़ रुपए। RBI ने जहां अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी का प्रयास किया, तरलता को उसने इंट्रोड्यूस किया विभिन्न प्रकार के मौद्रिक नीति समीक्षा के माध्यम से, जो कदम उसने उठाए, और दूसरा ऋणों को लेकर के रिस्ट्रक्चरिंग करना और विभिन्न क्षेत्रों को ऋण की व्यवस्था करके सरकार ने ऐसा किया, RBI ने ऐसा किया। इनमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसको 3 चरणों में 1.0, 2.0 और 3.0 के रूप में सरकार ने दिया। और ये 9% था हमारी GDP का। तो GDP का 9% के लगभग जो पैसा इसमें खर्च किया गया वो हमारी औसत GDP की अगर हम बात करें 100 रुपए है तो उसका 9 रुपए के करीब ये रहा था। ठीक है। इसके रिजल्ट क्या हुए? इसका रिजल्ट सबसे पहले दिखता है हमको कहां पर? GST कलेक्शन में। पहला रिजल्ट तो आप सभी को पता है कि वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिली। 1.0 जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, उसके तुरंत बाद चूंकि सरकार ने 3-3 महीने तक किसी तरह का कोई ब्याज जो है लोन्स पर नहीं लिया, जो जितने भी हमारे लोन्स थे लोगों के प्राइवेट, उन सभी को जो है यहाँ पर छूट दी गई ब्याज में 3 महीने की अवधि तक। और जिन लोगों ने किस्तें चुकाई उनको फिर रीएम्बर्समेंट भी किया गया था, जो भी अमाउंट उन्होंने यहाँ पर दिया था। ठीक है। तो लोन के लिए यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था की, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऋणग्रस्त हैं और कार्य सारा बंद हो जाने की वजह से संभव नहीं था उनके लिए पैसा देना। इसके बाद में चूंकि काम बढ़ा धीरे धीरे और यहाँ पर GST कलेक्शन जो है
वो दिसंबर 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया 1 महीने में। तो ये एक सुधार इस कदम की वजह से देखने को हमको मिलता है। सरकार ने इसके बाद कुछ टैक्स रिफॉर्म्स किए। आपको पता हो तो इस बार का जो टैक्सेशन का जो पूरा पोर्टल है उसको भी चेंज किया गया है। काफ़ी बदलाव किए गए फॉर्म में, उसकी प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किए गए ताकि न केवल प्रक्रिया सहज हो सके बल्कि इसके साथ साथ जो है पारदर्शिता भी उसमें आ सके। तो पारदर्शिता के लिए एक योजना चलाई, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये लाइन आप याद इसलिए कर लेना क्योंकि आरएस में हो सकता है आपको सीधा ये पूछ लिया जाए कि पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, पारदर्शी समाधान ईमानदार का कराधान, इस तरह की कुछ घुमा फिरा करके हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो कौन सी योजना चलाई गई? पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का यूज बढ़ाया गया है। तो पहले वाले पोर्टल को इसीलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि अब जो है जो टैक्सेस, जीएसटी खासकर जो है उसकी अपील्स को लेकर के, टैक्स को लेकर के जो हमारी अपील्स होती हैं, टैक्स को लेकर के जो आप फाइलिंग करते हो, उन सभी चीजों में बदलाव किया गया है। 3 चीजें इसके अंतर्गत है, 3 पिलर्स हैं करदाताओं की पहचान के लिए। करदाताओं को प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में है। अब आपको पता हो तो एक और प्रश्न पूछा गया था आईएएस में ही कि सरकार के द्वारा, सरकार जो काला धन जो है इसको लाने के लिए प्रयास क्यों कर रही है, ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था। तो उसके पीछे मूल कारण क्या होता है? क्योंकि सरकार जो अपना टैक्स, जो रेवेन्यू आता है, जो इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू आता है उसको बढ़ाना चाहती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय को अघोषित रखता है, छुपाता है, काले धन को वृद्धि करता है, तो सरकार के जो राजस्व का जो आधार है उसमें कमी होती है। राजस्व का आधार बढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह राजस्व जो है इसका वितरण बाद में होता है राज्य और केंद्र दोनों के बीच में, और इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों ही ये प्रयास करना चाहते हैं। और इसीलिए सरकार ने बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं जहां पर लगातार 2015 के बाद से ही जो है काले धन या कर अपवंचन की जो समस्याएं हैं उनको जो है दूर करने के प्रयास किए गए हैं। तो 3 पिलर्स यहां पर क्या क्या है? पहला है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा है फेसलेस अपील और तीसरा है टैक्स पेयर चार्टर। तो ये जो फेसलेस असेसमेंट की बात है, तो किसी भी व्यक्ति की जो रिटर्न्स का असेसमेंट होता है वो यादृच्छिक या रैंडम रूप से किया जाएगा, स्वचालित। मतलब यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये अलॉट नहीं किया जाएगा किसी को कि एक अधिकारी ने किसी नीचे वाले को अलॉट किया कि तुम जाओ और इस फील्ड, इस जो भी कोई फर्म है उसका असेसमेंट करो ना। यहां पर अब ये काम ऑटोमेटिकली रैंडमाइज्ड वे में होगा ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई गलत व्यवहार या फिर हो सकता है कोई अपने निजी हित के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी कर अधिकारी जो होते हैं वो उनसे किसी तरह का कोई मॉनेटरी फायदा या बेनिफिट लेने की कोशिश करें, वो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो है उसकी व्यवस्था की गई है। दूसरा कदम फेसलेस अपील के रूप में है कि जब कभी किसी व्यक्ति का कोई ऐसा असेसमेंट हो और उसमें वो अपील करे तो अपील किसे मिलेगी, मतलब अपील को कौन हैंडल करेगा सामने, तो ये किसी को पता नहीं होना चाहिए कि सामने कौन सा व्यक्ति है। तो कर अधिकारी और जो कर के लिए अपील कर रहा है उन दोनों व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, किसी तरह की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर नहीं होगी उनकी पर्सनल आइडेंटिटी की। तो उनके लिए दोनों एक दूसरे के लिए अननोन रहेंगे और अपील का निर्धारण इस फेसलेस रीति से ईमानदारी पूर्वक हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए नेशनल फेसलेस अपील सेंटर्स की स्थापना और रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स की स्थापना की बात यहां पर की गई है। इसी तरह से एक और जो चीज है वो है टैक्स पेयर्स का चार्टर। तो एक टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर की व्यवस्था भी इस योजना के अंदर, कराधान वाली जो है ईमानदार का सम्मान वाला, उसके अंदर ये कहा गया है कि एक टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर होगा। चार्टर नियमों का एक समूह होता है, ठीक है, जो अधिकारों को दर्शाता है। जैसे कि आपने देखा सिटीजन चार्टर होता है, सिटीजन चार्टर आपके सिलेबस में भी है। तो सिटीजन चार्टर का काम क्या होता है? ये नागरिकों को मिलने वाले जो भी लाभ हैं, जो अधिकार किसी भी संस्था द्वारा दिए जाते हैं, उनको दर्शाता है। तो यहाँ पर भी टैक्स पेयर चार्टर के माध्यम से जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो अधिकार हैं, उनके जो एक टैक्स एज ए टैक्स पेयर उनके जो राइट्स हैं उनकी प्राप्ति के लिए मदद करता है। सबसे पहले अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था की गई थी 1988 में, तो मैंने बेसिक आपको बता दिया है, और 10 मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ न केवल अधिकार बल्कि दायित्व भी है, क्योंकि देखिए अधिकार और दायित्व एक दूसरे के पूरक है।
आप केवल अधिकार ही लेना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके साथ साथ आपको कुछ दायित्वों की भी पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है, तो करदाताओं के दायित्व और मौलिक अधिकारों को इस टैक्स पेयर चार्टर में दर्शाया गया, और इसके लिए आवश्यकता है एक स्वतंत्र लोक प्रहरी संस्थान की, ओम्बुड्समैन जैसी कोई संस्था जो है उसकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो अब इस पर बात कर लेते हैं, स्वतंत्र ये जो संस्थान है इसकी आवश्यकता की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए 2011 में ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई थी, और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था 2003 में की गई थी जब इनकम टैक्स के लिए आई थी। ठीक है, तो दो तरह की, एक तो इनकम टैक्स के लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था 2003 में की गई थी इससे पहले, और 2011 में इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं, टैक्स के कराधान और करापात के आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए व्यवस्था की गई थी ये अप्रभावी रही। ठीक है, क्योंकि ये जो ओम्बुड्समैन था इसको केवल परामर्श का अधिकार था, और ये आवश्यक है कि ओम्बुड्समैन के पास में कुछ निर्णायक शक्तियां होनी चाहिए ताकि वो दोषी लोगों को कुछ अर्थदंड या किसी भी तरह का शास्ति लगा सके, और इसीलिए जब इसमें दम नहीं था तो इसको फरवरी 2019 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अब ये कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र लोक प्रहरी संस्थान होना चाहिए जो टैक्स पेयर्स के लिए काम करे, उनकी समस्याओं को दूर करे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे टैक्सेशन के बारे में, और जो हमारी शुरुआती सरकार ने प्रयास किए महामारी को लेकर उनके बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी राजकोषीय स्थिति के बारे में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंसेस है वो किस प्रकार के हैं, उनमें किस चीज का कितना हिस्सा है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसके बारे में बताया। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज हमारे, इसमें दोनों तरह के टैक्सेस की मैंने बात की है, आइदर वो डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट। यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जस्ट अ मिनट, बिल्कुल, तो यहां से क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार के पेपर में आप देखिए 2018 में भी इसी तरह से जो राजस्व प्राप्ति के स्रोत हैं उन पर एक प्रश्न पूछा गया है। अगर आप आरएस 2018 का पेपर आपने देखा होगा तो वहां पर। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो दो तरह के टैक्स, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस है, कुछ इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आपके बेसिकली इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जैसे टैक्स आते हैं। ठीक है, निगम कर और आयकर, इन दोनों को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं क्योंकि ये सीधा उस व्यक्ति पर लगता है और उस प्रभाव भी इसका उसी व्यक्ति को पड़ता है जो इसको चुकाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल अगर हम 100% हमारे टैक्सेस को मानते हैं तो उस 100% में से 28%, अगर मैं इसको 100% बोलूं तो 28% आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ठीक है, और इनमें से इनकम टैक्स का हिस्सा है 26%, दोनों मिलाकर के बनाते हैं 55%। 55 इसलिए कुछ क्योंकि कुछ अन्य डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, तो दोनों मिलाकर के, और कितना बनेगा यहाँ 28 और 26, वैसे तो कितना हो रहा है 54 हो रहा है, लेकिन ये 55 क्यों है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे और भी टैक्सेस होते हैं जिनको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं जो डायरेक्ट जहां पर लगाए जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेशन टैक्स 28 और इनकम टैक्स 26, ये प्रतिशत 100 में से है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक राज्य है उसकी आय में सर्वाधिक हिस्सा कौन से टैक्स का है, तो वह कॉर्पोरेशन टैक्स का। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेशन टैक्स का सर्वाधिक हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस में, क्योंकि कुल में अगर देखेंगे तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी है इसका 29% हिस्सा है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो वैसे तो 45% हिस्सा धारण करते हैं, और उनमें भी जीएसटी 29%, एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क के रूप में 11%, और कस्टम जो बाहर से हमारे कोई वस्तुएं आती है उन पर लगाई जाने वाली जो ड्यूटी होती है, ठीक है, आयात शुल्क, वो 6%। तो अगर बोले कि ओवरऑल सभी प्रकार के टैक्सेस में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, जीएसटी का 29%, और कॉर्पोरेशन टैक्स 28% सेकंड नंबर पे। अगर पूछे केवल डायरेक्ट टैक्सेस में किसका है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स का सबसे ज्यादा है। इनके क्रम भी पूछ सकता है कि इनको बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। क्लियर है, तो ये टैक्सेस का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात हमने की। अनुमान जो इसके लगाए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। कब के हैं ये, 2020-21 के लिए जो अनुमान है हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में, उन पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिसिट्स की। डेफिसिट्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, देखिए सभी सरकारें जब बजट बनाती है तो बजट बनाने के बाद कुछ तो हम खर्चे करते हैं और कुछ हमें पैसा मिलता है। किसी भी घर की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही चलती है।
आपके घर में कुछ इनकम होती है और कुछ आप खर्च करते हैं। और अगर मान लीजिए इनकम आपकी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपकी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं। मान लीजिए किसी महीने में आपके 50,000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है, और आपकी इनकम तनख्वाह 44,000 रुपये है, तो बचे हुए 6,000 रुपये की पूर्ति आप कहाँ से करेंगे भाई? 50,000 खर्च हो गए ना, तो खर्च तभी हुए ना जब आपके पैसा आया, तो बचा हुआ 6,000 आपके पास कहाँ से आया होगा? निश्चित रूप से आपने किसी से बोरो किया होगा। अब वो आप रिलेटिव से ले, या बाहर से 2 रुपये सैकड़े में ले, या बैंक से लोन ले, वो आप पर निर्भर करता है, या क्रेडिट कार्ड से आप यूज करें। तो राजकोषीय घाटा, इस पर मैं बात कर रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो ये इसी तरह की चीज है जो मैंने आपको अभी बताई। इसका मतलब है कि सरकार का जो कुल खर्चा होता है, इसमें से आप राजस्व प्राप्ति और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति को सम्मिलित करते हैं। जो रिसिप्ट्स है, देखिए 2 अकाउंट, कोई भी प्राप्ति का मतलब क्या है? पैसा आना। प्राप्ति का मतलब पैसा आना, और पैसा आपके पास कहां कहां से आ सकता है? या तो राजस्व के रूप में, मतलब आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है कहीं से भी, कुल मिलाकर के ऐसी सभी चीजें जो आपको वापस नहीं चुकानी है। आपने राजस्व कलेक्ट कर लिया तो राजस्व को सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी लायबिलिटी वापस देने की। दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति, जो कि जिनको वापस देने की देयता होती है हमारी, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में किसी व्यक्ति ने पैसा जमा करवाया, ठीक है। अब वो पैसा जमा तो करवा दिया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और वो पैसा अब किसके पास जाएगा? सरकार के पास में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सरकार के अंडर में है। अब ये पैसा पूंजीगत प्राप्ति में आता है, क्योंकि सरकार को इसे वापस देना होगा जब भी वो व्यक्ति वहां से मांगेगा। जैसे एनएससी में किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल बाद तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है। तो ये दोनों इसमें सम्मिलित होती है, लेकिन ऋण नहीं आएगा, क्योंकि ऋण को भी हम पूंजीगत प्राप्ति में ही रखते हैं, लेकिन ऋणों को छोड़ रहे हैं हम। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपकी कुल आय और कुल व्यय का जो अंतर होता है ना, वो अधिकतर घाटा ही होता है। और अगर आप घाटा हो रहा है तो इसका मतलब आपने बचा हुआ पैसा उधार लिया है। तो उधार को छोड़ करके, गैर ऋण को छोड़ करके, क्योंकि ये जो राजकोषीय घाटा हमारे पास आएगा ना, इसी की फिर हम क्या करते हैं? वित्त पोषण करते हैं। या तो हम उधार लेंगे, या फिर और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनके माध्यम से इसकी पूर्ति की जाती है। इस पर भी एक प्रश्न आईएएस परीक्षा में आया था कि सरकार द्वारा अपने घाटे की पूर्ति का सबसे बुरा प्रभाव डालने वाला साधन कौन सा है? तो सरकार यदि नए नोट छापती है, उसके 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन था कि सरकार यदि नई मुद्रा का सृजन करती है, तो उसका सबसे भयंकर स्फीतिकारक प्रभाव होता है, ठीक है। तो सरकार को कभी भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकार और भी काम कर सकती है, बैंकों से ऋण ले सकती है, बाहर से विदेश से ऋण ले सकती है। लेकिन अब देखो 3 प्रश्न मैंने सीधा सीधा आपको आज की कक्षा में से बता दिए, कैसे इकोनॉमिक रिव्यू इंडिया का जो है, अब यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन आरपीएससी में भी तो उम्मीद कर सकते हैं ना, क्योंकि 12 प्रश्न आपके नेशनल लेवल के इकोनॉमी में से आने वाले हैं, और इनमें से आप 1 या 2 प्रश्नों की उम्मीद, तो 2 प्रश्न तो कम से कम आप इस इकोनॉमिक रिव्यू में से मान के चलना कि आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कुल खर्च हम करते हैं, उसमें से जब हम राजस्व प्राप्ति को, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी हमारा है, सभी प्रकार के टैक्सेस से, इनसे जो भी हमारी आय होती है, राजस्व, ठीक है, और गैर राजस्व सभी प्रकार की, और फिर उसके बाद में पूंजीगत प्राप्तियां जितनी भी है ऋण को छोड़ करके, इनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो कुल व्यय में से जैसे इसको घटाओगे, जो बचेगा वो राजकोषीय घाटा है। घाटा मतलब ये कमी रह गई, इस पैसे की पूर्ति करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फिर हम घाटे का वित्त पोषण करना। ये कितना रहा? 4.6%। इस बार की जीडीपी का 4.6% 2020-21 में, और पिछले वर्ष की तुलना अगर करें 18-19 की, तो ये 1.2% ज्यादा है। मतलब अगर ये 4.6 है तो पिछली बार ये 3.4% था। तो इसमें वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, महामारी में इनकम कम हो गई, आय खर्चा ज्यादा है, व्यय ज्यादा है, आय कम है, तो इसमें वृद्धि होनी ही थी। फिर आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे की अगर हम बात करें तो प्राथमिक घाटे में हम क्या करते हैं? राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर देते हैं। अब भाई आप लोन लिए जा रहे हो, हर साल आपके पास में राजकोषीय घाटा और लोन के माध्यम से आप उसकी पूर्ति कर रहे हो, तो आने वाले वर्षों में आपको उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे में तो ब्याज को हम सम्मिलित करते हैं, लेकिन जब हम प्राथमिक घाटे की प्राप्ति करते हैं तो प्राथमिक घाटे में हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर देते हैं, क्योंकि ब्याज तो वो है जो हमने दे दिया है, वापस तो आना नहीं है। ब्याज भुगतान अगर आपने कर दिया तो वापस नहीं आना। तो जो बची हुई राशि है, जो घाटा है, वो सरकार की उधार है।
मतलब सरकार ने वो राजकोषीय घाटा तो आपका उधार प्लस ब्याज दोनों को कैलकुलेट करता है। और अगर आपने प्राथमिक घाटे में से राजकोषीय घाटा है उसमें से अगर ब्याज को कम कर दिया तो जो बचता है उसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं, जो कि बिना ब्याज का उधार है। ठीक है, ये 1.6% था जीडीपी का। तो अब आप देखिए कि 4.6% आपका राजकोषीय घाटा है, 1.6% आपका ब्याज को कम करने के बाद में प्राथमिक घाटा है, मतलब आपकी उधार देयताएं हैं। तो अंतर कितना है? 3%। तो 3% आप ब्याज देंगे, केवल मात्र 3% ब्याज आप दे रहे हैं। समझ रहे हैं? आपका लोन, आप जो उधार लिया है वो केवल 1% है, लेकिन 3% आप वहां पर क्या दे रहे हैं? ब्याज देने वाले हैं। ठीक है, तो सरकार की उधारी आवश्यकताएं कितनी है? 1.6%। बाकी का जो 3% है वो आपने ब्याज दिया है, इसको ये दर्शाता है सीधा सीधा। फिर आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे की प्राप्ति की बात जब हम करते हैं तो केवल हम राजस्व से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं। उनमें राजस्व पर किया गया व्यय, अर्थात राजस्व को इकट्ठा करने में, ठीक है, और मशीनरी द्वारा जो भी खर्च हमने किए हैं उसको हम राजस्व व्यय कहते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं कुल राजस्व प्राप्ति को। ठीक है, तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को घटाने के बाद जो आता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे में आप कुछ और चीजों को कम करते हैं, जैसे कि राजस्व घाटा जो हमारा ऊपर आया, कुल राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, दोनों का अंतर, उसमें से आप फिर पूंजीगत आस्ति सृजन हेतु दिए गए अनुदान को भी कम कर देते हैं। आपने कुछ ऐसे अनुदान लोगों को, संस्थाओं को दिए हैं जो पूंजीगत असेट्स का सृजन करने के लिए, कुछ निर्माण कार्य या कुछ अवसंरचनात्मक या कुछ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अगर दिए हैं, तो उन अनुदानों को हम यहाँ पर राजस्व घाटे में से कम करते हैं, तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकार जो पूंजीगत आस्ति सृजन हेतु अनुदान देती है उसको भी हम राजस्व घाटे के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए हम इसको कम कर देते हैं, और इसकी वैल्यू है 2.4% ऑफ जीडीपी। तो इसका मतलब हमारा जो राजस्व प्राप्ति है ये राजस्व व्यय से कम है, तभी तो ये नकारात्मक है। घाटा क्यों है भाई? बैलेंस बचता है तब घाटा नहीं होता, यहाँ घाटा हो रहा है, इसका मतलब हम कम राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, जबकि खर्च राजस्व को लेने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। 2018 की तुलना में ये 1% ज्यादा है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? अलग अलग प्रकार के घाटों के आंकड़े जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर आता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी मतलब एक मध्यम अवधि के लिए हमने क्या राजकोषीय नीति बना रखी है। तो हमारी नीति क्या है? हमारी नीति है कि लक्ष्य राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3.5% से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हम अपने टारगेट को सही तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम प्राप्तियों की। ठीक है, रिसिप्ट्स की हम बात कर लेते हैं। हमने घाटों की बात कर ली, तो प्राप्ति हमारी जो टोटल है वो मैंने यहां पर लिखी हुई है जोड़ करके, अभी समझा दूंगा कैसे लिखी है मैंने। प्राप्ति हमारी दो प्रकार की है। पहली राजस्व में, राजस्व प्राप्तियों में आपके पास में कर राजस्व हो सकता है या गैर कर राजस्व हो सकता है। दो तरह के राजस्व आपके पास आते हैं, पहला कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व बेसिकली टैक्स के माध्यम से आता है, और गैर कर राजस्व में अन्य सभी प्रकार की जो सरकार की आय होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कर राजस्व जो है ये निकला है हमारा 24.23 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 10.8% है। कितना? 10.8%, और इसको हम बोलते हैं कर जीडीपी अनुपात। तो ये 10.8% क्या है? हमने जो टोटल टैक्स वसूला है ना वो है 24.23 लाख करोड़, ये 10.8%। मतलब आपको यहां से एक अंदाजा लग रहा होगा कि हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है। हमारी जीडीपी के आकार की अगर हम बात करें, हमारी जीडीपी का आकार कितना है, तो वो लगभग कितना आएगा? ये लगभग 240 लाख करोड़ रुपए के करीब जाता है, या 24 मिलियन लाख करोड़ हम बोल सकते हैं। ठीक है, 24 मिलियन करोड़, तो 240 लाख करोड़ के करीब जो है आपका कुल जीडीपी का आकार है, जिसमें से 24.23 लाख करोड़ रुपए आपके टैक्स से आने वाला राजस्व है। राजस्व का पहला भाग। राजस्व का दूसरा भाग है गैर कर राजस्व। ये कितना है? 3.85, मात्र 1.7% है। क्लियर? फिर आता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां।
पूंजीगत प्राप्तियां मैंने आपको बताई थी दो तरह की होती है, एक होती है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति और एक होती है ऋण पूंजीगत प्राप्ति। गैर ऋण में सभी प्रकार के जो भी लोक लेखा में आने वाला पैसा हो गया और इस तरह की सारी चीजें होती है जो लाइबिलिटी के रूप में होती है, ठीक है, जनता के रूप में, जनता के लिए। और ऋण मतलब आपने किसी भी सोर्स से अगर ऋण लिया है जिसको आपको चुकाना है, जिस पर आपको ब्याज भी देना है, वो। तो दो कैटेगरी में हम पूंजीगत प्राप्ति को बांटते हैं। इनमें आपका गैर ऋण से प्राप्ति है 2.3 लाख करोड़, जो भी 1% है, ठीक है। और इधर जो ऋण है वो है 12.5 लाख करोड़। तो 12.5 लाख करोड़ मतलब हमारा जो कुल टैक्स रेवेन्यू है ना उसका आधा, मतलब हमने वहां देखा ना 24 लाख करोड़ के करीब, तो कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग आधा हमारा ऋण से प्राप्ति का है। 2020-21 में जो है सरकार ने विनिवेश के लिए भी बात की है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, आप सभी ने पढ़ा होगा, एनआईपी हम सबने देखा है, ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, सॉरी एनएमपी, ठीक है। तो ये जो एनएमपी है वो किस लिए लाई गई है, ताकि सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के करीब सृजन कर सके, किसके लिए, आपके विनिवेश के माध्यम से। तो 2020-21 में विनिवेश आय अनुमान लगाया गया है 2.1 लाख करोड़, ठीक है, 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश, जबकि अभी सरकार 100 लाख करोड़ रुपए के करीब विनिवेश की प्रयास करेगी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं व्यय की, खर्चे कहां हुए हैं। तो खर्चा टोटल हुआ है 30.40 लाख करोड़ रुपए। कितना, 30.40 लाख करोड़। इसमें से राजस्व का खर्चा है 26.3 लाख करोड़। देखो राजस्व की प्राप्ति 24 लाख करोड़ है, खर्चा हम 26.3 लाख करोड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो घाटा ही एक तरह से। और ये हमारी जीडीपी का टोटल है 11.7। इसी तरह से पूंजीगत की बात करें तो पूंजीगत खर्चों में 4.12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 0.3% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में आपके व्यय में। ये बिल्कुल आंकड़े हैं सीधे सीधे। ये हो गई हमारी व्यय प्राप्ति, सारा हमने देख लिया। अब बात आती है एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज जैसे जो बजट के अलावा हमने सरकार ने खर्च किए। तो 2016-17 से लेकर के 2019-20 के बीच में 1.35 लाख करोड़ रुपए इस तरह से खर्च किए गए हैं। इनमें स्टेट्स को ग्रांट्स भी दी गई हैं जो कि 15वें वित्त आयोग द्वारा बताई गई, जैसे कि 2020-21 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर ग्रांट प्रदान की गई है, चाहे वो राजस्व घाटे का अनुदान हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन का अनुदान हो, या वो लोकल बॉडीज को दिया हुआ ग्रांट हो। ये ग्रांट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब बात आती है ऋण की, कि ऋण की अगर हम बात करें कि सरकार इतना ऋण ले रही है, इतना ऋण क्यों ले रही है सरकार, बचा हुआ ऋण कितना ज्यादा हो जाता है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि किसी भी देश का जो ऋण है वो उसकी जीडीपी के 77% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई हम घाटे की पूर्ति ऋण से ही करेंगे ना, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम पैदा कर लेंगे कहीं से कुछ या कोई जादू मंत्र बोलेंगे तो पैसा आ जाएगा, नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो लोन जब हम लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि भैया अगर 77% से ज्यादा किसी बैंक का ऋण है, किसी देश का ऋण है, तो फिर उसकी क्रेडिट या साख में भी कमी आ जाती है, ठीक है, और उसके ऋण चुकाने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अगर हम भारत सरकार के ऋण की बात करें तो भारत सरकार का ऋण मार्च 2020 तक 97 लाख करोड़ है, ठीक है। कितना, 97 लाख करोड़। ये 88.67% है सार्वजनिक ऋण के रूप में और 10% है सार्वजनिक देनदारी के लिए, ठीक है। और बात करें अगर एफआरबीएम अर्थात फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, तो वो क्या कहता है कि हमारा ऋण जीडीपी का अनुपात 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो भले ही वर्ल्ड बैंक कहता है कि 77% से कम हो, ठीक है, लेकिन हमारे यहां पर हमने ये एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में बजट का जो प्रबंधन है उसमें लाया था, उसमें हमने कहा था कि सकल राजकोषीय घाटा 3% से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ 33% से ज्यादा ऋण जीडीपी का अनुपात नहीं होना चाहिए। ये बात यहां पर किसके द्वारा कही गई है, एफआरबीएम के द्वारा, जो 2003 में लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कोविड-19 जो है उसके अंतर्गत राज्यों के लिए क्या क्या उपाय सरकार द्वारा किए गए राज्यों को समर्थन देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न मान लेना,
और इस पर मैंने बार बार आपको पढ़ाया है। करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बार बार इस चीज़ पर, मुद्दे पर बात कर रहा था कि सरकार द्वारा जो है अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति राज्यों को दी गई है, लेकिन ये ऋण लेने की अनुमति जो है कुछ शर्तों के साथ में दी गई है। तो आत्मनिर्भर पैकेज सबसे पहले तो 15 फरवरी 2025 तक दिया गया है। इसके अलावा उधार सीमा में वृद्धि की गई है। क्या किया, उनका जो स्टेट जीडीपी है ना, उसका 2% और उधार वो ले सकते हैं। स्टेट जीडीपी का 2% अतिरिक्त उधार लेने की उनको अनुमति दी गई है, लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या रखी गई है? शर्त यह है कि भैया 1% तो सब ले सकते हैं, कोई भी राज्य अपने जीडीपी का 1% ले लेगा, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन बचा हुआ 1% 4 शर्तों की पूर्ति करने पर मिलेगा, और ये चारों शर्तें सुधार से जुड़ी हुई है। सुधार मतलब रिफॉर्म्स। कब निकाला था ये? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को एक ऑफर निकाला था दीपावली पर। किसने? केंद्र सरकार ने। उसने कहा कि भैया ये देखो, ये 4 काम पूरे कर लो, जो भी 4 काम पूरा कर लेगा उसको 1% का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति मिलेगी, और उनको इस तरह से मार्केट से पैसा लेने में सहूलियत होगी, वो उस पैसे को अपने लिए खर्च कर पाएंगे। ये 4 कौन कौन से तरीके थे? इन 4 में से कोई 3 करने थे, जो भी 3 करेगा उसको ये मिलेगा। ठीक है, तो ओएनजीसी लागू करना, सॉरी ओएनओसी ना, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है, वन नेशन वन राशन की, उसको लागू करना पहला। दूसरा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना, अर्थात आपके यहां पर बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप क्या मदद कर रहे हैं। तीसरा था अर्बन लोकल बॉडीज में सुधार करना, और चौथा था विद्युत क्षेत्र में सुधार करना। देखिए, विद्युत क्षेत्र में सुधार करना काफी मुश्किल काम है, और आज तक ये घाटे का क्षेत्र हमारे रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा बजट के अतिरिक्त बहुत सारे और भी अनुदान जो है देने पड़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का तो चलो किसी से नहीं हुआ, लेकिन कई राज्यों ने यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे को यहाँ पर लागू किया। ठीक है, और जब उन्होंने ऐसा किया, जैसे कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने क्या किया, सबसे पहले इन 3 चीजों को पूरा किया और उसको अतिरिक्त धन लेने की अनुमति मिली। इसी तरह से मध्य प्रदेश ने भी किया, 4 में से 3 सुधार पूरे। तो अलग अलग ने यहाँ पर अलग अलग तरीके से, कुल 15 राज्य ऐसे थे जिन्होंने ये 3 सुधार पूरे किए 15 फरवरी 2021 तक। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से फिर से ये योजना लागू की गई है, और उसमें भी जो है इसी तरह से प्रावधान किए गए हैं कि कुछ लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति अगर आप करते हो तो आपको फिर से इस तरह की मदद दी जाएगी। इसके बाद में जीएसटी सुधार से नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 1.1 लाख करोड़ की एक विशेष विंडो, क्योंकि देखो जीएसटी जो है ना, इसकी वजह से कई राज्य, जीएसटी क्या है ना, जिस जगह पर जाता है वहां टैक्स लगता है। मान लो कोई एक राज्य है, वो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है, और टैक्सेशन कहाँ लगेगा जाकर के, और जिस राज्य में वो वस्तु जा रही है वहां पर। तो ऐसे में फिर जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जो उत्पादकों के रूप में है, गुजरात जैसे राज्य हो गए जहां पर उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि यार उत्पादन हम करते हैं, टैक्स वो लेके जा रहे हैं, खपत आधारित है ना, जीएसटी खपत आधारित है, खपत के सिद्धांत पर काम करता है। जिस जगह ज्यादा खपत हो रही है उनको ज्यादा टैक्स मिलेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी में से जब हिस्सा दिया जाता है तो इस हिसाब से होता है। तो इसीलिए जिन राज्यों को इस तरह घाटा हो रहा था उनको 5 साल के लिए सरकार ने ये सहमति बनी थी कि सरकार, केंद्र सरकार 5 साल तक उनको उनकी घाटे का भरपाई करेगी, पूर्ति करेगी। 2017 1 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ और अभी तक 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो 1.1 लाख करोड़ की विशेष विंडो यहां पर किसके लिए? जीएसटी सुधार से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए रखी गई है। इसके अलावा राज्य आपदा राहत कोष जो है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, एसडीआरएफ जिनको बोलते हैं, उनमें भी एसडीआरएफ आपका जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। तो उसमें भी राज्यों की सीमा में 5% की वृद्धि 2020-21 में की गई है। तो ये कुछ कदम है जो कि सरकार द्वारा उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसमें बहुत से डेटा मैंने आपको दिए, उन डेटा को आप नोट कर लीजिए और वो डेटा आप याद करें, क्योंकि निश्चित रूप से वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, अगली कक्षा में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।